हमने स्थापित कर रखी। और जिस बात को पवन से शायद थोड़ा कम उस पर चर्चा हुई, मैं उसी बात पे 5 मिनट के लिए बोलना चाहूंगा कि आखिर वेस्ट के स्कॉलर और ईस्ट के स्कॉलर में फर्क कहाँ आया और क्यों आया। एक छोटी सी बात, 4 वर्ण की बात हुई और हम सभी जानते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की उत्पत्ति शायद मनुस्मृति से होते हैं। और आज के वर्तमान संदर्भ में यदि मैं आपको या मुझे कोई कहता है कि मनुवादी, तो एक तरह से पुलाना या गाली के स्वरूप में देखी जाती है। भारतीय समाज 4 वर्णों में बटा था, न कि 4 जातियों में बटा हुआ। और इसको हमने मॉडर्न कन्नोटेशन में वर्णा को इक्वेट कर दिया कास्ट। यदि मैं कौटिल्य के कंटेम्पोरी, मैं शायद उस टाइमलाइन पे नहीं जा रहा हूं, तो यदि प्लेटोनिक जस्टिस को देखेंगे तो वहां 3 वर्ण बने थे, नॉलेज क्लास, वेरियर क्लास और प्रोड्यूसिंग क्लास। इवन सर्विस क्लास को तो उन्होंने समाज का हिस्सा ही नहीं माना था, दासों को समाज का हिस्सा ही नहीं माना था। लेकिन प्लेटोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस कंसीडर एज मोर इंपॉर्टेंट देन द इंडियन थ्योरी ऑफ द वर्ना सिस्टम। हमने किस तरह के ट्रांसलेशन और किस तरह की ज्ञान परंपरा को ऊंचा और नीचा दिखाने की कोशिश की, या उस ओरिएंटल नॉलेज को हमने सेकेंडरी ही रखा कि कृषक समाज का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर दिया पेस्टोरल सोसाइटी। ठीक, 17वीं शताब्दी में आके जब एक वेस्ट का स्कॉलर कहता है द फर्स्ट मैन हु आफ्टर enclosing a piece of land says this is mine and found other believing is the real founder of the civil society, यानी उसका ये मानना है कि जहां से कृषि समाज शुरू हुआ वहां से नागरिक समाज शुरू होता है। वो बात तो हमारे वेद भी कहते हैं, लेकिन वेद में वो कृषक समाज एक घुमंतु समाज के रूप में रखा जाता है, न कि एक व्यवस्थित सामाजिक व्यवस्था के रूप में। और शायद ये छोटी छोटी बातें, क्योंकि हम भारतीय पूरे समाज को या संदर्भ को उस वेस्ट के चश्मे से देखना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे पास वो पैरामीटर नहीं। दूसरा जो ब्लेम, मैं चाणक्य पे इस बात पे आता हूँ, दूसरा जो ब्लेम या दूसरा जो हमारा संदर्भ आता है कि भारत में ओरल ट्रेडिशन है, थ्योरी नहीं रही है या लिखा नहीं गया। दूसरा, लिखा गया वो थियोरेटिकल सेंस में नहीं लिखा गया, सिस्टमैटिक नहीं था, डॉगमेटिक नहीं था, इज्म की कमी। मैं भी इस व्यवस्था से पूर्णतः सहमत हूं कि भारत में किसी भी एक संदर्भ को लेके नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि हमारी अप्रोच ऑर्गेनिक थी, हमारी अप्रोच टोटलिटी की थी। अब मैं यदि मैकियावेली और उस कंटेंशन से थोड़ा मैं ज्यादा आहत रहता हूं, अब मैं मैकियावेली और कौटिल्य की बात करूं तो मैकियावेली की किताब का नाम द प्रिंस था, जहां प्रिंस को एडवाइस दी गई कि राज्य को कैसे चलाना है और धर्म को सबऑर्डिनेट करके रखना है। मैं उस ट्रेन में नहीं था। मैकियावेली जब कौटिल्य जब राज्य अपने अर्थशास्त्र में राज्य की परिकल्पना कहता है तो लिखता है सुख मूल धर्म, धर्म से मूल अर्थ, अर्थ मूल राज्यम और अर्थ संपदा प्रकृति संपदा करो। अर्थात हमारे सुख, धर्म हमारे सुख को ले आता है, सुख से अर्थ की ओर जाते हैं, अर्थ के लिए हमें राज्य जरूरी है और राज्य से हम उस प्रकृति संपदा को और निर्धारित करते हैं। किसी भी तत्व को अलग करके नहीं लिखा गया कि नहीं इकोनॉमिक्स स्टेट का मैटर नहीं है, लाइसेंस फेयर सिस्टम होगा जैसे एडम स्मिथ कह के चले गए, और इससे स्टेट से कोई लेना देना है। और यदि इसी गुड गवर्नेंस की ट्रेडिशन को देखिएगा यदि मॉडर्न वे में, तो आज की डेट में हमारे यूनाइटेड नेशन की जो डेफिनेशन यदि उसके 4-5 पॉइंट में उठा लूं, इफेक्टिवनेस, इफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिव, रूल ऑफ लॉ, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव। राजा का कर्तव्य क्या होगा? सबसे पहले वो राइटियस होगा और नियमों के हिसाब से चलेगा, न कि मर्जी के हिसाब से। रूल ऑफ लॉ की बात होती है। दूसरी चीज, वो नियम कहाँ होंगे? धर्म का हमारा मॉडर्न ट्रांसलेशन क्या है? रिलीजन। लेकिन और रिलीजन क्या है? रिलीजन हम उसको मान लेते हैं जो
पूजा पाठ की परंपरा या अपने प्रेयर की परंपरा हम किसी भी तरीके से अपनाते हैं, वो तो प्रक्रिया हुई, वो धर्म तो नहीं हुआ। और धर्म हम जो धारण करते हैं उन बेसिक सिद्धांतों का समुच्चय है। और राजा के लिए एक इलैबोरेट, मैं उस चर्चा में नहीं जा रहा हूं, एक उन सिद्धांतों का एक विस्तृत विवेचना आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखेंगे। तीसरी चीज, राजा के लिए सबसे मूल धर्म क्या होगा? अपनी प्रजा की खुशी, और वो खुशी मटेरियल हैप्पीनेस तक नहीं सीमित, और उसी खुशी के संरक्षण में राज्य के संरक्षण भी एक महत्वपूर्ण चीज है। उसके अलावा मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर, में जल्दी में इस बात को बोल रहा हूं, इथिक्स और पॉलिटिक्स के समुच्चय को भी लेके आता है और अलगाव को भी लेके आता है। ये बात मैकियावेली जहां सेपरेशन पे ले आता है वो वहां फ्यूजन पे ले आता है। साथ ही साथ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात हो रही है। आज ये सेमिनार इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है और पॉलिटिकल साइंटिस्ट बोल रहे हैं, इट शोज द होलिस्टिक अप्रोच अबाउट द चाणक्य। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के बिना स्टेट की प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकती, और स्टेट की प्रॉस्पेरिटी के बिना स्टेट स्ट्रांग नहीं हो सकता, और उसकी आदमी और बाकी सिक्योरिटी सिस्टम नहीं हो सकता। एंड द मोर इंपॉर्टेंट थिंग, द गवर्नेंस। यदि आप चाणक्य अर्थशास्त्र को देखेंगे तो अभी आज चर्चा है कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय द किंग। चाणक्य का मॉडल डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का था, ये मेरा अपना मत। और हर स्तर, स्वामियामात दल, अलग अलग डिपार्टमेंट के सबऑर्डिनेट्स, और कौन किस स्तर के मुद्दों को डील करेगा, वो सारी व्यवस्था चाणक्य के अर्थशास्त्र में आपको देखने को मिलती है। जब हम मॉडर्न डे में आते हैं और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीज वैल्यूज, तो उसमें एक दिक्कत और होती है कि राज्य को हम मानव के मूल मंतव्यों से दूर करके ले जाते हैं। और मानव का मूल मंतव्य क्या था? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तक। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और इनको रेगुलेटरी अथॉरिटी दंड। ये शायद प्लेटो से भी मिसिंग था, जो बाद में अरिस्टोटल में डिस्ट्रीब्यूटिव और प्रोपोर्शनल इक्वलिटी के रूप में आया। लेकिन कौटिल्य का उस टोटलिटी के सिस्टम के साथ उसके हर एक पार्ट्स के इलैबोरेशन, एक मेरे हिसाब से वो एक स्टेट, राज्य व्यवस्था की बात करता है, ना कि किसी राज्य के कुछ तत्वों की बात करता है, जैसे मैकियावेली में देखते हैं। और उसके बावजूद एक इंडियन स्कॉलर को शायद वो स्थान नहीं मिलता है जो उसे वास्तव में देना चाहिए था। और दूसरी, मैं पवन सर से उस बात पे पूर्णतः सहमत हूं। प्रॉब्लम क्या है कि जब हम लिखते हैं तो हमें वर्ड सिलेक्शन हमेशा वो, आई बिकम इंटेलिजेंट ओनली व्हेन आई राइट इन इंग्लिश, और हमें इंग्लिश की वो भाषा को अडॉप्ट करना पड़ता है। और फिर हम क्या करेंगे, हिंदी का शब्द नहीं है तो सिनोनिम इंग्लिश में खोज के उसको लिख देंगे, और वहां से उन शब्दों का मूल पूरा स्वरूप बिगड़ जाता है। शायद ये बात 1970 के दशक में कुछ वेस्टर्न स्कॉलर को भी आई, फिर वो पोस्ट मॉडर्निटी अप्रोच लेके आए और रिवॉल्ट अगेंस्ट लैंग्वेज आए, लेकिन उसकी भी शुरुआत भारतीय भाषा हिंदी से ही शुरू हुई है। मैं अंत में फिर पुनः एक बार इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं इंटरनल स्पीकर हूँ, और एक बात सभी का पुनः धन्यवाद। थैंक यू।